यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे थे कि जो आपका मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा था विज़न का, ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं 3 पेपर करा चुका हूँ, 3 पेपर करा चुका हूँ। तो और ये तीसरा पेपर का थर्ड पार्ट रहेगा, राइट, तीसरा पार्ट रहेगा। और तीसरे पेपर का जो सेकंड पार्ट था वो मैं 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक आपको करा चुका था, 5 से 10, ठीक है। जो तीसरा पार्ट तीसरे पेपर का रहेगा ये आपका रहेगा 11 से 15 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो यहाँ से 11 से 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं, थर्ड पार्ट रहेगा। फिर अगले जो फोर्थ पार्ट रहेगा हमारा तीसरे पेपर का, वहाँ से आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पार्ट में अपना पेपर को डिवाइड कर देते हैं, 5-5 क्वेश्चन करके, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में इसका डाल दूंगा कल तक, इसको देख लेते हैं। 11 से 15 जो क्वेश्चन है क्या है, 10वां क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ सेकंड पार्ट में। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में राष्ट्र लीग ऑफ नेशंस की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। तो देखो यहाँ पर हमारा दृष्टिकोण क्या बनता है, दृष्टिकोण कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहा है, ये आपकी बात कर रहा है प्रथम विश्व युद्ध। ये आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि आपको जो राष्ट्रीय संघ है, लीग ऑफ नेशंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय संघ, यहाँ से भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो बताएंगे इसके बारे में कि राष्ट्रीय संघ आपका क्या है, लीग ऑफ नेशंस क्या है, इसके गठन के कुछ उद्देश्य हैं, आप यहाँ पे इसको बता देंगे इंट्रोडक्शन में। आप यहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से करना है प्रथम विश्व युद्ध से, तो प्रथम विश्व से आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताएंगे क्या है, कब तक, मतलब यहाँ से कब यहाँ पे शामिल हुआ, कब हुआ, और कौन कौन इसमें देश शामिल हुआ, ठीक है। तो ये सब बता सकते हैं आप, राइट। उसके बाद आप यहाँ बता सकते हैं, सेकंड बात में आप बता सकते हैं यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस के बारे में, लीग ऑफ नेशंस क्या था, उसमें क्या भूमिका थी, उसकी आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से दोनों ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यहाँ से ही क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ प्रथम युद्ध से। तो प्रथम विश्व युद्ध क्या होगा आप बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। दूसरी बात क्या बताएंगे, आपका जो लीग ऑफ नेशंस है, ठीक है, लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ है, इसके बारे में बता देंगे आप, राइट। सेकंड बात ये बता देंगे। और थर्ड बात में आपको क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा मतलब जो है इसकी सुनिश्चित करने के लिए क्या यहाँ पर इसमें कदम उठाए गए हैं, है ना, क्या यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखो जैसे पूछा है, तो यहाँ पे थर्ड बात में आप ये पूछ लेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो जो राष्ट्रीय संघ लीग ऑफ नेशंस के बारे में आप बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। सेकंड बात में आपको बताना विश्व युद्ध में यहाँ पर जो विश्व युद्ध था क्या था, इसमें शांति बनाए रखने के लिए क्या सफलता थी वो बता देंगे। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट आपका सेम रहेगा, थर्ड पॉइंट इसमें भी यही रहेगा, थर्ड पॉइंट इसमें भी यही रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो किसी भी टाइप से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा आंसर कैसा रहता है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाले क्वेश्चन से ले रहा हूँ जो आपका लीग ऑफ नेशंस है ना, राष्ट्रीय संघ, इस साल यहाँ से क्वेश्चन को लिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ दोनों साइड से, तो मैं इस साइड से उठा लेता हूँ जो आपका राष्ट्रीय संघ या लीग ऑफ नेशंस है यहाँ से। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे आप इस वाले क्वेश्चन को लेके आप लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आयोजित पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ठीक है। राष्ट्र संघ का जो आपका प्राथमिक उद्देश्य है सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का माध्यम, ठीक है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाकर अंतर्राष्ट्रीय जो शांति थी उसमें सुरक्षा को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक जो विकास है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करना था, ठीक है। आप इतनी बात बताएंगे। यहाँ से स्टार्ट कर देंगे आप अपना जो हेडिंग है, हेडिंग डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की संघ की क्या भूमिका है, या संघ की भूमिका लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान लीग की जो सदस्य थे उसमें क्षेत्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से कराने के प्रयास किया गया, ठीक है। उदाहरण के लिए जब हमारे यहाँ पर ग्रीस जो बुल्गारिया पर आक्रमण किया तो लोग क्या है, लोग ने यहाँ पर ग्रीस को मुआवजे की बाबत भुगतान करने के लिए राजी किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट आप इसी में लिखेंगे, इसने पेरू और कोलंबिया, ठीक है, के बीच एक क्षेत्रीय विवाद को हल किया। थर्ड पॉइंट में डालेंगे वर्ष 1921 में जब जर्मनी और पोलैंड के बीच ऊपरी सिलेसिया क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ था तब लीग ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराते हुए ऊपरी जो आपका सिलेसिया था उस क्षेत्र में दोनों के बीच यहाँ पर विभाजित कर दिया, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या है, अफीम व्यापार और जो शरणार्थी की दुर्दशा थी वो लीग ने अफीम और यौन जो दास्ता थी उसे संदर्भित यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उसको क्या नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर इसके कई प्रयास किए, ठीक है। शरणार्थी की सुरक्षा जो दुर्दशा थी उसमें विशेष रूप से यहाँ पर क्या तुर्की की जो 1926 की अवधि के दौरान इसको कम करने में मदद की थी इसने, राइट। इस दिशा में क्या है, इसके जो नवाचार हैं उसमें से एक जो वर्ष 1992 है उसमें जारी जो नानसन पासपोर्ट था ये क्या है, राज्य विहीन शरणार्थियों के लिए पहला पहचान पत्र था जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त थी, ठीक है। ये आप बता देंगे। उसका हेडिंग लिखेंगे आप शासनादेश की निगरानी, शासनादेश की निगरानी है वो क्या है, इस हेडिंग में डाल के आप क्या लिखेंगे, ये हेडिंग में डाल के लिखेंगे स्थायी शासनादेश का आयोग ने राष्ट्र संघ की जो शासनादेश की निगरानी की और जर्मनी के सार क्षेत्र जैसे विवादित क्षेत्रों में जनमत संग्रह भी आयोजित कराया, राइट, ताकि निवासी यह निर्णय कर सके कि वे किस देश में शामिल होंगे, राइट, ठीक है। इतना बताएंगे आप। उसके बाद इसमें और हेडिंग डालेंगे मानव कल्याण को बढ़ावा देना, इसमें लिखेंगे लीग के स्वास्थ्य संगठन ने विभिन्न, ठीक है, महामारियों के कारणों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह रूस
में टाइफस या बुखार या महामारी को बोल सकते हैं का मुकाबला करने में विशेष रूप से क्या है सफल रहा था। अन्यथा इस महामारी का प्रसार यूरोप के बाकी हिस्से में क्या है ये भी फैल सकता था। ठीक है, या भी बाकी हिस्से में भी हो सकता था ये, या फाइटिंग डाल के इसमें लिख देंगे। ठीक है, कुछ इसकी सीमाएं लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है इसमें सीमाएं पूछा था, क्या इसकी सीमाएं थी, तो इसमें कुछ सीमाएं लिख देंगे, क्या सीमाएं इसकी, तो इसमें सीमाएं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हेडिंग डाल के अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने में इसकी सीमित सफलता। ठीक है, क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार कई संघर्षों के हस्तक्षेप करने में विफल रहा था। राइट, जैसे कि हमारा एबिसिनिया पर इतालवी जो आक्रमण था, स्पेनिश गृह युद्ध था, और जो आपका दूसरा चीन जापानी युद्ध था। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका जो राष्ट्र संघ के पास शक्तियाँ कम थी, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध होने के पीछे घटित जो होने वाली प्रमुख घटनाएं, राइट, ये भी आप डाल सकते हैं। जैसे हिटलर द्वारा जो आपका राइनलैंड है उसका पुनः सैनिकरण, ऑस्ट्रिया के साथ क्या है जो आपका सुडेटन लैंड है, और यहाँ पर एंजल्स की जो नियंत्रण आदि पर यहाँ पर क्या अधिकांशता ये सब मान रहे थे। ठीक है, ये गतिविधियाँ वर्साई की संधि द्वारा यहाँ पर प्रतिबंधित थी। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर इसमें बता सकते थे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में, हेडिंग नहीं डाला, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा राष्ट्र संघ में शामिल होने से इनकार करने के कारण भी इसकी शक्ति सीमित रह गई थी। इतनी बात लिखेंगे और यहाँ पे आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये तो प्रथम विश्व के बारे में यहाँ पर बात बता भी दी गई, और ये भी आपको बता दिया गया लीग ऑफ नेशंस के बारे में। ठीक है, और यहाँ से आपका अंतर्राष्ट्रीय संधि भी बता दी गई, किस टाइप से आप इसको शांति सुरक्षा रख सकते हैं। ठीक है, तो तीनों बातें आप इसकी बता दी गई। अब क्या है इसमें आप यहाँ पे निष्कर्ष लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हालांकि इस प्रकार राष्ट्र संघ सदस्य देशों के बीच तनाव को कुछ कम करने के कामयाब भी रहा है तथा उनसे अंतर्राष्ट्रीय कानून अवधारणा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, किंतु वह सदस्य देशों को जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध है, सेकंड जो आपका वर्ल्ड वार था, शुरू करने से रोकने में असमर्थ भी रहा है। ठीक है, तो ये आप हेडिंग डालेंगे, ये आप निष्कर्ष लिख देंगे 2 से 3 लाइन का। राइट, ये आपका यहाँ से आंसर पूरा हो जाता है। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। देखो इसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे अपना वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपका यहाँ से देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री से कम आपका अगर जो पेपर देखते हैं एवरेज में बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन। अभी जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें शायद ये 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था वर्ल्ड हिस्ट्री, 2 या 1 क्वेश्चन ऐसा था, तो मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी थोड़ा सा पढ़ के चलना है। राइट, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का ही क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम लोगों ने कहीं भी पढ़ा नहीं होता है, तो वहाँ से कुछ अपना पॉइंट्स भी नहीं ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ जो क्वेश्चन है मैं फ्रेम करा दूंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन फ्रेम करा दूंगा, वो क्वेश्चन ही आप रीड करिए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहाँ से ही पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर दृष्टिकोण। इसमें क्या बनेगा हमारा, ये कौन से कारक हैं जिन्होंने 1917 की रूसी क्रांति को प्रेरित किया, इसके परिणाम की विवेचना कीजिए। ये भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या दृष्टिकोण बनता है, इसको देख लेते हैं। देखो दृष्टिकोण से बनेगा रूसी क्रांति के बारे में, यहाँ पर क्या इसको पूछ रहा है क्या रूसी क्रांति। रूसी क्रांति पर आप एक टॉपिक मतलब इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड बात आप क्या लिखेंगे, उन परिस्थिति के प्रकार डालेंगे जिसके कारण रूसी क्रांति हुई थी। क्या किसके कारण रूसी क्रांति हुई थी, एक जो कुछ कारण होता है तो कोई इसकी वजह होती है कोई। ठीक है, क्या वजह थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वैश्विक स्तर पर रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा है, वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, रूसी क्रांति हुई। ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ पर डालेंगे, इसके अनुसार आप जो भी वहाँ पे तीनों बातों से निकल के आएगा निष्कर्ष वहाँ पर लिखेंगे। देखो यहाँ पर कोई भी क्रांति आपसे पूछता है, जैसे रूसी क्रांति पूछा, ठीक है, अमेरिका की क्रांति पूछता अगर, राइट, इंग्लैंड की क्रांति पूछता, जो भी पूछता, आपको जो ये स्टेटमेंट लिखा है मैंने 4 लाइन का, ये आपको सेम रखना है। ठीक है, दृष्टिकोण आपका चेंज नहीं होता है कभी। ठीक है, आपको जो अंदर पॉइंट है वो चेंज होते हैं। ठीक है, दृष्टिकोण तो मैं क्वेश्चन से ही आपको फ्रेम करके तोड़ रहा हूँ। राइट, तो क्या है दृष्टिकोण आपका सेम बिल्कुल रखना है जैसा आपका यहाँ पे होता है दृष्टिकोण, जैसा मैंने आपको बताया। फिर से एक बार बता देता हूँ, एक चाहे तो पेज में कहीं लिख लीजिए दृष्टिकोण जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की जो भी क्रांति क्वेश्चन है, हमको उससे कहाँ से स्टार्ट करना है ये आप पॉइंट में लिख सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, रूस की क्रांति से पूछा है तो आपको इंट्रोडक्शन में रूस की क्रांति देना है फर्स्ट बात में। सेकंड बात में क्या डालेंगे, उन परिस्थिति बताएंगे जिसमें रूस की क्रांति हुई, कोई परिस्थिति होगी या कोई कारण होगा जिसके पीछे हमारा रूस की क्रांति हुई। ठीक है, वो बताएंगे। थर्ड बात, वैश्विक स्तर पर हमारी रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा है ना, पूरा जो हमारा वैश्विक स्तर था। और फोर्थ पार्ट में आप तीनों को जो आपने पढ़ा उसके बाद लेके आप इसका निष्कर्ष निकाल देंगे। तो ये सभी जितनी क्रांतियाँ हैं उसमें सब में आपको ये करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। रूस की क्रांति 1917 में 2 महत्वपूर्ण क्रांतियाँ घटनाएं शामिल थीं। पहली फरवरी क्रांति जिसके कारण जार के शासन का अंत हुआ और एक अस्थायी सरकार की स्थापना प्रारंभ हुई, और दूसरी अक्टूबर क्रांति जिसके क्या है परिणामस्वरूप बोल्शेविकों, ठीक है, बोल्शेविकों द्वारा तख्ता पलट करके अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका गया। परिणामतः क्या है, रूस में एक कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, ये आपको इतना लिख देना है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप 1917 की रूसी क्रांति। ठीक है, 1917 की रूसी क्रांति को जन्म देने वाले कारक, क्या जन्म देने वाले कारक थे, जैसे कि मैंने आपको बताया रूसी क्रांति अगर हुई तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे। क्या कारण थे देख लेते हैं। सामंती राज की उत्पत्ति, ठीक है, सामंती राज
की उत्पत्ति, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सामंती राज की उत्पत्ति में लिखेंगे 19वीं शताब्दी में जब यूरोप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। उस समय जार के सामंती जो निरंकुश शासन के अधीन था, ठीक है। इस शासन की नौकरशाही बड़े अधिकारियों की अधिकता से भरा हुआ था, अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त और अकुशल था, ठीक है। सेकंड बात लिखेंगे, रूस में औद्योगिक क्रांति की प्रकृति में श्रमिकों में असंतोष, ये हेडिंग है आपका। रूस के उद्योगों से के लिए अधिकांशतः निवेश विदेशों से प्राप्त होता था, ठीक है, जिनमें श्रमिकों की स्थिति की चिंता किए बिना प्रमुखता त्वरित लाभ यहाँ पर ध्यान दिया जाता था, राइट। अपर्याप्त पूंजी वाले रूसी जो आपके पूंजीपति वर्ग थे अक्सर विदेशी जो निवेशक थे उनके साथ यहाँ पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए श्रमिक की मजदूरी में कटौती किया करते थे, राइट। व्यापारिक रूप से बिना किसी राजनीतिक, आधिकारिक और जो यहाँ पर श्रमिक कठिन परिस्थिति से उसमें भी यहाँ पर ये लोग काम कर रहे थे, ठीक है। इतना आपका यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में अगला यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग आपकी, क्या हेडिंग रहेगी, किसानों की दयनीय स्थिति, ठीक है। किसानों की दयनीय स्थिति लिख सकते हैं यहाँ पर। उसमें क्या होगा, किसानों के पास जोत का जो आकार है काफ़ी छोटा हुआ करता था। छोटी जोतों के अत्यधिक बकाया ऋण राशि के कारण किसानों के पास उन्हें विकसित करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध नहीं होती थी। इसी कारण व्यापक स्तर पर किसानों में अशांति का प्रसार हुआ, राइट। इतना आप लिखेंगे। सेकंड बात में हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे, मतलब जो भी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी उसमें लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के कारण उत्पन्न प्रभाव, क्या प्रभाव हुए। प्रथम युद्ध में भाग लिया, उसमें के कुछ कारण उत्पन्न हुए, क्या क्या हुए। प्रथम विश्व, इसमें लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति, ठीक है, भोजन की कमी, हताहतों की अधिक संख्या आदि में लोगों के क्या जीवन की दयनीय स्थिति बना दी इसकी, राइट। इसकी परिणति जो आपकी परिणति थी, इसकी रणनीति बोल सकते हैं, फरवरी क्रांति में परिलक्षित हुई, राइट। उसके बाद अगली हेडिंग क्या होगी आपकी, बुद्धिजीवियों की भूमिका। जो बुद्धिजीवी थे उनकी क्या भूमिका थी। पश्चिम यूरोप के उदार विचारों के एवं टॉलस्टॉय जो आपके तुर्गनेव और आपके जो डास्टोवस्की थे, ठीक है, कौन लिख देता हूँ मैं, दोस्टोवस्की, ये दोस्टोवस्की, ये क्या थे, इनके कार्यों से रूसी जीवन, ठीक है, इनके कार्यों ने रूसी जीवन जो था उनकी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। लोगों तथा शिक्षा वर्गों के बीच एक राजनीतिक जागृति का प्रसार होने के कारण उनके द्वारा जो राजनीतिक अधिकार थे उनकी मांग की जाने लगी। साथ ही कार्ल मार्क्स, मैक्सिम गोर्की और जो आपके बाकुनिन के जो समाजवादी विचार थे उसने किसानों के श्रमिक को भी काफ़ी यहाँ पर प्रभावित किया था, राइट। ये हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद की अगली हेडिंग रहेगी यहाँ पर प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना। ये हेडिंग लिखने से पहले आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, ऊपर पॉइंट लिखेंगे इसमें, इन परिस्थितियाँ जो हमारी परिस्थितियाँ थी 1917 की रूसी क्रांति के जो कारण हुई थी उसमें निम्नलिखित परिणाम भी थे। ये हेडिंग लिख सकते हैं, जो 1917 की रूसी क्रांति के रूप में जो यहाँ पर इसकी परिस्थिति थी उसके क्या परिणाम थे, तो निम्न आप लिख सकते हैं इसके निम्न परिणाम थे। उसके बाद ये हेडिंग डालेंगे प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना। इसमें लिखेंगे जार्ज अभिजात वर्ग और चर्च निरंकुश शासन उखाड़ फेंका गया, लेकिन जो नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी द्वारा नई सरकार का गठन किया गया, राइट। सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य USSR नाम से एक नए राज्य की स्थापना हुई। ये आप हेडिंग में लिखेंगे पूरा। सेकंड में क्या हुआ, हेडिंग डालेंगे नई आर्थिक जो व्यवस्था का उदय। ये हेडिंग के अंदर लिखेंगे आप, निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया गया, तकनीकी रूप से उत्पन्न अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन को अपनाया गया था। ये आप लिखेंगे सेकंड हेडिंग में। थर्ड हेडिंग के अंदर क्या लिखेंगे, तीसरी हेडिंग में लिखेंगे कोमिंटर्न, ठीक है, इसको देख लेते हैं, कोमिंटर्न, ठीक है, कोमिंटर्न। इसमें कोमिंटर्न का गठन, राइट। इसमें लिखेंगे क्रांति के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय, राइट, क्रांति के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतियों को बढ़ावा देने के लिए कोमिंटर्न का गठन किया गया। इसने एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन को सक्षम बनाया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, चौथा पॉइंट जो भी होगा, व्युपनिवेशीकरण के लिए प्रोत्साहन। जो आपका व्युपनिवेशीकरण के लिए प्रोत्साहन क्या होगा, क्रांति के बाद गठित नया सोवियत रूस यूरोप का पहला देश था जिसने खुले तौर पर विदेशियों के शासन के लिए सभी राष्ट्रों के स्वतंत्रता का समर्थन किया। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे उपनिवेशियों को यहाँ पर प्रोत्साहन मिला, राइट। आप इसके बाद अपना निष्कर्ष डालेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार रूसी क्रांति ने न केवल रूसी समाज को अपितु संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था, समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, है ना, जो आपके राजनीतिक आदि को भी यहाँ पर प्रभावित किया था। जो यहाँ से आपका आंसर 12 पूरा हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 13, एक आधुनिक और शहरी सभ्यता का अस्तित्व प्राचीन हड़प्पा जो स्थापत्य कला है उससे परिलक्षित होता है। उदाहरण से चर्चा करना है, ठीक है। यहाँ किसकी बात कर रहा है, यहाँ आपसे बात कर रहा है हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है, आधुनिक और शहरी, मतलब जो आधुनिक और शहरी सभ्यता में। तो हड़प्पा के बारे में क्या है, मैं आपके अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, प्रस्तावना बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है,
हड़प्पा सभ्यता की उन स्थापत्य विशेषताओं के बारे में प्रमाण देना है जो आधुनिक शहरी जो सभ्यताओं से मिलती जुलती है। जैसा कि यहाँ पर आपसे पूछा है आधुनिक शहरी सभ्यता से जो मिलती जुलती है, यहाँ पर उसके आपके जो एग्जाम्पल कुछ हैं या फिर कुछ बातें आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है, प्रमाण देने क्या है। उसके बाद अपना निष्कर्ष दे देंगे, 2 ही बातें पूछिए, उसके बाद 2 बातों के बाद अपना निष्कर्ष निकाल देंगे। तो क्या लिखना है, देखते हैं आंसर को अपना। पहले तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। हड़प्पा के शहरों में भारतीय वास्तुकला के सबसे प्राचीन और सबसे उल्लेखनीय प्रमाण मिले। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा सिंधु घाटी सभ्यता के कई अन्य स्थलों की खुदाई में विशेषज्ञों को नगर नियोजन और इंजीनियरिंग कौशल के साथ एक आधुनिक शहरी सभ्यता के अस्तित्व का पता चला है, ठीक है। ये लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पर, हड़प्पा वास्तुकला आधुनिक और शहरी सभ्यता का प्रतीक। हड़प्पा वास्तुकला आधुनिक और शहरी सभ्यता का प्रतीक। इसमें लिखेंगे हड़प्पा के लोगों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के भवनों का निर्माण किया। पहला क्या है, आवास गृह, ठीक है, आवास गृह। दूसरा क्या है, खंभे युक्त सभागार, खंभे युक्त सभागार, ठीक है, ये बनाया। उसके बाद क्या है, सार्वजनिक स्नानागार, ठीक है। तीसरा क्या था, सार्वजनिक स्नानागार। तो ये क्या है, इन जो हमारे 3 प्रकार के भवन थे उसका निर्माण करा है। ये वास्तुकला मुख्यतः या वस्तुतः इन लोगों की आधुनिक योजना और इंजीनियरिंग कौशल को परिलक्षित करती है, जैसा कि इस नीचे बताया गया है। आप नीचे लिख सकते हैं क्या, नगर नियोजन, हेडिंग डालेंगे नगर नियोजन, नगर नियोजन हेडिंग डाल, उसमें लिखेंगे पॉइंट डाल के, पहला पॉइंट, शहरों का निर्माण एक स्पष्टीकरण या ज्यामिति प्रतिरूप या जालनुमा अभिविन्यास पर किया गया था। सेकंड पॉइंट, शहरों सड़कें एक दूसरे पर समकोण पर काटती थीं, ये बहुत अच्छी तरह से बिछाई गई थी। थर्ड पॉइंट है, सभी स्थलों पर 4 दीवारी वाले शहर बनाए थे जो लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे। दरवाजे के साथ आपके जो 4 दीवारी से इन घिरे हुए शहरों की किलेबंदी का प्रमाण भी मिलते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे, कुछ स्थलों में नगर दुर्ग या आपका जो एक्रोपोलिस के प्रमाण भी मिलते हैं जहाँ संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। इन्हें ऊपरी शहर के रूप से जाना जाता था। निचले शहर में समांतर लोग रहा करते थे जिनके घर जो थे ईंटों से बने होते थे। अगला पॉइंट क्या होगा, खंभे युक्त सभागार, जो आपके बारामदे थे साथ में बड़े आकार वाली इमारतें को प्रमाण प्राप्त हुए जो संभवतः क्या है, सार्वजनिक भवन, प्रशासनिक या आपका व्यावसायिक केंद्र हुआ करते थे। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, एक कमरे वाले छोटे घरों के प्रमाण भी मिले हैं जो काम करने वाले लोगों से आवास घर या क्वार्टर इसमें प्रतीत होते थे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अगला हेडिंग में क्या लिखेंगे, भवन मानक जो सामग्री थी, भवन मानक सामग्री, इसमें लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे पॉइंट में आपको, मानवीकृत पकी हुई ईंटों का उपयोग घरों का निर्माण की सामग्री में किया जाता। सेकंड पॉइंट, पूरी संरचना को अत्यधिक मजबूत बनाने के लिए उद्देश्य से यहाँ पर अच्छी तरह से पकी हुई ईंटों को मोटी परतों पर यहाँ पर जिप्सम के गारे से यहाँ पर आपस में जोड़ा जाता था। जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार जो थे, अभी भी इसका उपयोग हमारा यहाँ पर स्थिति में इसमें दिखावट मतलब बनाने के लिए दिखाया गया है, ठीक है, या इसकी बनावट अभी भी यहाँ पर बनी हुई है, दिखाया गया है इसको बनाने के लिए, ठीक है, राइट, इस टाइप से बता सकते हैं। अगला क्या है, आवासीय मकानों की संरचना है ना, आवासीय मकानों की संरचना बताएंगे क्या है, इसमें लिखेंगे पॉइंट, सीढ़ियों के साथ से पता चला कि घर प्रायः 2 मंजिला होते थे, ठीक है, ये पता चला, आंकड़े लोग लगाते थे। ये क्या, दूसरा क्या है, घरों में धूल का प्रवेश रोकने के लिए घरों के दरवाजे पर बगल में गलियों से खुलते थे, जो दरवाजे थे गलियों से खुलते थे, रोड से ना खुलते थे क्योंकि यहाँ पे क्या धूल मिट्टी सब आएगा, ठीक है। अगला क्या है, अधिकांशतः घरों में निजी कुएं स्नानागार एक केंद्रीकृत प्रणाली से जुड़े थे, ठीक है, यह हो गया। अगला क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, हेडिंग लिखेंगे जल निकासी की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, इसमें पॉइंट लिखेंगे, ये एक उल्लेखनीय व्यवस्था रही थी कि शहर के जो आवासीय भाग थे इसमें सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था होती थी। घरों में छोटी छोटी नालियाँ मुख्यतः सड़कों के किनारे वाले जो नाले हैं उससे जोड़ा गया था। सेकंड पॉइंट था ये। थर्ड पॉइंट क्या है, नालियों को ढका गया था और उन पर सफाई के उद्देश्य हटाने के योग्य यहाँ पर ढक्कन लगाया गया था। तो इस टाइप से आप अपना 4 बातें बताएंगे और इसमें अपनी हेडिंग के साथ पूरा कर देंगे इनको, ठीक है। उसके बाद अपना निष्कर्ष आप क्या लिखेंगे, यहाँ निष्कर्ष में लिख देंगे, 1-2 लाइन का लिखना है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता आधुनिकीकरण और शहरीकरण दृष्टि से मामले में वास्तव में उस युग के समय और यहाँ से अभी भी बहुत आगे थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट्स लिख देना है, अभी बात आधुनिक के समय से, ठीक है। आधुनिक समय क्या है, अभी भी है हमारी सभ्यता, अभी भी जो हमारा चल रहा है आधुनिक काल, उससे कई गुना आगे थी हमारी जो अब ये सभ्यता थी इसकी, राइट। ये भी आप देख सकते हैं, अपना कुछ भी और बातें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, 40 नंबर क्वेश्चन है, ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन है। सहयोग आंदोलन पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय के पीछे निहित कारणों के उदाहरण सहित समझाइए। दृष्टिकोण देखते हैं क्या होगा। असहयोग आंदोलन के पश्चात, असहयोग आंदोलन पूछा है तो असहयोग आंदोलन के बारे में आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन प्रस्तावना देंगे, ठीक है, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी ये बता देंगे। दूसरी बात बताएंगे, जो क्रांतिकारी गतिविधि के उदय हैं इसके पीछे क्या कारण थे, क्रांतिकारी गति के उदय के यहाँ पर पीछे क्या कारण थे, है ना, ये आपको यहाँ पर बता देना है। थर्ड पॉइंट में
बस ये 2 ही बातें पूछा है, तो 2 बातों को आप जान के ही अपना निष्कर्ष तीसरे बातों में लिख देना है। देखो निष्कर्ष कुछ अलग नहीं लिखना है, ठीक है। जो भी 2 बातें आप यहाँ पे लिखते हैं उन 2 बातों का कंक्लूजन ही आपका निष्कर्ष होता है, ठीक है। तो इसका स्टार्ट करते हैं आंसर। मैं इतने आंसर लिखा चुका हूँ तो आपको कुछ बहुत तो थोड़ा समझ आया होगा, तो देख सकते हैं आप। ये 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है प्रथम विश्व युद्ध के, लिखना है आपको इंट्रोडक्शन में, प्रथम विश्व के दौरान क्रांतिकारियों को व्यापक दमन का सामना करना पड़ा, लेकिन 1920 की शुरुआत में उनमें कई लोगों में क्या हो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू करने हेतु असमंजस वातावरण निर्मित करने के लिए रिहा कर दिया गया, ठीक है। गांधी जी ने शीघ्र ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी और CR दास के समझाने पर भी कई क्रांतिकारी समूह या तो जो हमारा सहयोग आंदोलन था उसमें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए असमर्थ हो गए, या तो उनसे क्या है अहिंसक को लिए यहाँ पर इसमें अवसर देने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें। अगला क्या लिखेंगे, यहाँ से हेडिंग डालेंगे आप, हालांकि सॉरी हेडिंग डालेंगे निम्नलिखित कारणों के लिए असहयोग आंदोलन पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियां में वृद्धि हुई। निम्नलिखित कारणों से, क्यों कौन कारणों से, आप पॉइंट डाल के लिखेंगे कौन से कारण। पहला पॉइंट है असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले जाने से कई क्रांतिकारियों को क्या हुआ, मोह भंग हो गया, जिससे राष्ट्रवादी नेतृत्व की बुनियादी रणनीति पर प्रश्न खड़े हो गए। सेकंड पॉइंट लिखेंगे युवा राष्ट्रवादी स्वराजवादियों की जो संसदीय कार्य थे उसमें कार्य अथवा जो परिवर्तनकारी थे उसमें धैर्यपूर्ण जो आपके अनाटकीय वह यहाँ पर रचनात्मक कार्य पर यकीन नहीं करते थे। इस विचार के प्रति आकर्षित थे, न केवल उसके हिंसक तरीके से भारत को स्वतंत्र किया जा सकता था, बल्कि उन्हें क्या क्रांतिकारी गतिविधियों को पुनर्जीवित करना भी प्रारंभ कर दिया, ठीक है। ये लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, युद्ध के पश्चात मजदूर वर्ग ट्रेड जो यूनियन थे उन्होंने क्या है उभार से क्रांतिकारियों को प्रभावित किया, जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के लिए है ना उभरते हुए नए वर्ग के लिए क्रांतिकारी का जो क्षमता था उसका दोहन करना चाहते थे, ठीक है। ये लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे रूसी क्रांति, जैसे मैं ऊपर बता भी चुका हूँ। रूसी क्रांति 1917 के प्रभाव स्वयं और सुदृढ़ करने के लिए युवा जो आपके सोवियत राज की सफलता, मार्क्सवाद, समाजवाद और आपके जो सभी वर्ग थे उस पर बल देने के साथ साथ नए अंकुरित जो समाजवादी समूह थे उनको जन्म दिया। इसके प्रभाव से क्या हुआ, स्वरूप और अत्यधिक क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय हो गया, है ना। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे व्यक्तिगत कार्रवाई के बजाय औपनिवेशिक राज्य के अंगों को लक्षित करने और सामूहिक कार्रवाई पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य युवाओं के सामने एक मिसाल कायम करना, जो मिसाल कायम करना था यहाँ पर नौकरशाही, विशेषकर क्या बंगाल में काम करने वाले जो लोग थे उनको बोलते थे नौकरशाही, ठीक है, उनका मनोबल गिराना था, राइट। अगला पॉइंट लिखेंगे लोगों को संगठित करने और भर्ती जैसी जो पारंपरिक दुविधा है उसको संचालन संबंधी जो कठिनाई है उसका सामना करते हुए युवा जो बुद्धिजीवी हैं उनके बाद कृत्य अर्थात यहाँ पे क्या व्यक्तिगत जो वीरपूर्वक है उनकी कार्रवाई के माध्यम से क्रांतिकारी प्रचार हेतु यहाँ पर मंच के लिए यहाँ पर अदालत का उपयोग जो करने से विकल्प का चुनाव किया जाना चाहिए था, राइट। उदाहरण के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और भगत सिंह, ठीक है, सूरसेन, प्रतिलता जो आपके बद्देदार थे वो कल्पना दत्त, ठीक है। तो ये सब क्या है इसमें जो कि हमारा था अदालत के रूप में इन्होंने चुनने का यहाँ पर निर्णय लिया था अदालत को, ठीक है। यस आपका यहाँ पर दे देंगे इनके नाम। अगला क्या है, आप यहाँ पे अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्ष लिखेंगे इस अवधि के दौरान 2 अलग अलग क्रांतिकारी समूह का उदय हुआ, एक पंजाब यूपी बिहार में सक्रिय था, दूसरा काम बंगाल में सक्रिय था, ठीक है। इतना बयान लिख के पूरा कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अगर और लिखना है पॉइंट और लिख लीजिए नीचे। क्रांतिकारियों के बीच सरकारी दमन और गुटबाजी के कारण क्रांतिकारी गतिविधि को आघात लगा, लेकिन जल्द ही कई क्रांतिकारियों ने छोटे छोटे समूहों से फिर से संगठित करना शुरू कर दिया। इस टाइप से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है गणित और विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए योगदान पर विवेचना करना है, ठीक है। देखते हैं दृष्टिकोण क्या है, क्या बोल रहा है, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो हम जो अपना निष्कर्ष निकालेंगे यहाँ से, प्राचीन भारतीय जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, प्राचीन भारतीय जो गणित विज्ञान की स्थिति थी, है ना, वैज्ञानिक थे, क्या योगदान था, उन्होंने आपके इसी बात को लेकर संक्षिप्त टिप्पणी दे देंगे या फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। प्राचीन भारतीय गणित विज्ञान के क्षेत्र में क्या यहाँ पर योगदान था, इसी को लेकर सीधे से आप इंट्रोडक्शन दे देंगे और कुछ बातों को तोड़ के आप नीचे अपना बातें लिख देंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है यहाँ पे, कुछ पूरे क्वेश्चन को लेके आप इंट्रोडक्शन बताएंगे 2 से 3 लाइन में। और इसी को थोड़ा सा आप यहाँ से जो पेज पूरा होता है हमारा ये यहाँ तक आपने लिखा और यहाँ से छोड़ के थोड़ा सा आपने यहाँ से अपना आंसर जो मेन बॉडी होती है लिखना चालू कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा आंसर नहीं कि आप उसको ब्रेक कर करके लिखेंगे, राइट। तो देख लेते हैं, देखो स्टार्ट करना है इसको, देखते हैं हमारा क्या लिखना है आंसर। इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत में न केवल विश्व भर के धार्मिक विद्वानों दार्शनिक और आकर्षित किया, बल्कि जो यहाँ पर अल ख्वारिज्मी, ठीक है, अल ख्वारिज्मी और अल किंदी जैसे कई गणितज्ञ और वैज्ञानिक को भी यहाँ पर आकर्षित किया, जिन्होंने भारत का दौरा किया। भारतीय गणित को सीखकर यहाँ पश्चिम प्रचारित के 10 गणितीय प्रतीक 0 से 10, है ना, को विश्व के अरबी अंकों के रूप में जाना जाता था, राइट।
लेकिन गणित ज्यामिति को ही अरब जो हिंदसा थी, जिसका अर्थ होता है भारत में, भारत से, ठीक है, उनको अरब ही हिंदमा कहा जाता था, अरब हिंदसा कहा जाता था। अरब हिंदसा मतलब जिसका अर्थ है भारत, मतलब क्या कहता था, भारत कहा जाता था, ठीक है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और उनका योगदान, हेडिंग लिखेंगे प्राचीन भारत उनका गणितीय योगदान। उसमें लिखेंगे पहला बौधायन, ठीक है, क्या, बौधायन, ठीक है, ये लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे इनकी कृति सुलभ सूत्र पहली शताब्दी ईसा पूर्व त्रिभुज के क्षेत्रफल है ना, जिसके बाद में क्या पाइथागोरस प्रमेय का आया था। पाई का मान 2 अंकों के लिए वर्गमूल या गणना करना सूत्र के साथ, यहाँ त्रिकोणमिति के कई अन्य सूत्र भी शामिल हुआ करते थे। आर्यभट्ट लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर बौधायन लिख लिया, अपने आर्यभट्ट के बारे में लिखेंगे, आर्यभट्ट इसके बारे में लिखेंगे यहाँ पर। इनकी कृति आर्यभट्टियम 5वीं शताब्दी ईस्वी में दशमलव संख्या प्रणाली के उपयोग करके वर्गमूल और घनमूल की गणना की कलन विधि द्वारा यहाँ पर वर्णन किया गया। इन्होंने पाई का लगभग सटीक मान दिया और यह भी बताया कि शून्य न केवल अंक है बल्कि एक प्रतीक और एक सिद्धांत भी है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, चंद्रमा अन्य सूर्य ग्रह हैं ये परावर्तित प्रकाश के कारण चमकते हैं, ठीक है, ये बताया इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो वैज्ञानिक स्पष्टीकरण वो भी दिया, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ब्रह्मगुप्त। इसमें क्या लिखेंगे, इस हेडिंग में आप लिखेंगे ब्रह्मगुप्त ने गुणन अपनी जो विधि है उसमें स्थानीय जो मान है उसका प्रयोग किया, ठीक है, उसी तरह किया जैसे कि आज किया जाता है। जिन्होंने ऋणात्मक संख्याओं को परिचय दिया और गणित में शून्य पर अनेक प्रतिक्रियाएं सिद्ध की। इन्होंने क्या है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा, जिसके माध्यम से अरब भारतीय गणितीय प्रणाली थी उससे परिचित हो सके वो, ठीक है, ये लिखेंगे। अगला यहाँ पर लिखेंगे भास्कराचार्य, ठीक है। भास्कराचार्य में क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, जिसमें इन्होंने बीज गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए चक्रवात विधि या चक्री विधि का यहाँ पर परिचय दिया। इस पद्धति में 6 शताब्दी बाद यूरोपीय गणितज्ञ के द्वारा फिर से खोजा गया। इन्होंने क्या है प्रतिलोम चक्री विधि को समझाया या बताया, ठीक है, ये लिख देंगे। अगला क्या है, अगली हेडिंग डालेंगे महावीराचार्य, ठीक है, महावीराचार्य, ठीक है, महावीराचार्य। इसमें क्या लिखेंगे, इन्होंने 850 ईस्वी में गणित सार संग्रह लिखा, जो वर्तमान समय में अंगणित की पहली पाठ्य पुस्तक है। दी गई संख्याओं का लघुत्तम जो आपका सामान्य गुणक था, लघुत्तम समापवर्तक इसको बोलते हैं, इसकी निकालने की विधि की यहाँ पर जॉन नेपियर से बहुत पहले जॉर्डन के द्वारा वर्णित कर दी गई थी, राइट, ये लिख देंगे आप। बड़ी सी हेडिंग डालेंगे आप, मेन हेडिंग डालेंगे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक और उनका योगदान, ठीक है, लिखेंगे आप। बारहमिहिर के बारे में लिखेंगे, वराहमिहिर, इनके बारे में क्या लिखेंगे, इनके बारे में लिखेंगे इन्होंने अपनी कृति बृहद संहिता 6वीं शताब्दी में लिखी थी, जो भूचाल मेघ सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें इन्होंने भूचाल संकेतों पर चर्चा की। भूचाल के नक्षत्रों का प्रभाव, समुद्र तल की गतिविधियों के भूमि जल असामान्य जो आपके मेघ हैं, निर्माण और पशुओं के जो असामान्य व्यवहार उससे जोड़ने का प्रयास किया। दूसरी बात क्या है, नागार्जुन, नागार्जुन ये 10वीं शताब्दी में रसायनज्ञ थे। इन्होंने सोने जैसी चमक वाला एक तत्व बनाया, बनाने में सफलता प्राप्त की, जिसे तकनीक का उपयोग अब नकली आभूषण बनाने में किया जाता है, राइट। इन्होंने जो नकली आभूषण लोग बनाते हैं जो आर्टिफिशियल होता है, ये नागार्जुन की ही देन थी, ठीक है। अपने ग्रंथ स्नानागार में इन्होंने सोना, चांदी, टिन और धातुओं का निष्कर्षण तरीके की चर्चा की। अगला क्या होगा, सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत। तो इनका क्या है, लगभग 700 ईसा पूर्व में जन्मे इन्होंने जो आपका नासिका संधान, नाक की शल्य चिकित्सा जिसको बोलते हैं, और मोतियाबिंद को निकालने जैसी शल्य चिकित्सा का प्रक्रिया का आविष्कार किया इन्होंने, ठीक है। ये सब पॉइंट आप दिखा देंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट जी पॉइंट बताएंगे तो आप, इसलिए लिखने के बाद ब्लैक पेन से नीचे से इसको हेडिंग को थोड़ा सा डार्क कर देंगे, दूर से दिखिए, ठीक है, ऐसा। इन्होंने ग्रंथ जो आपका श्रुत संहिता थी उसमें 1100 से अधिक रोगों या 760 जड़ी बूटियों को लेकर है। साथ ही विस्तृत अध्ययन के उद्देश्य से यहाँ पर क्या है, मृत जो आपका शरीर है उसके चयन की संरक्षण विधियाँ भी यहाँ पर शामिल की हैं। अगला देखते हैं, अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी चरक के बारे में देखते हैं। चरक, ठीक है, चरक में क्या लिखना है, इन्हें प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। उनके द्वारा क्या है रचित चरक संहिता बड़ी संख्या में बीमारियों का वर्णन है, उनके जो कारण है उनकी पहचान करने के साथ साथ उसमें क्या उपचार की जो विधियां हैं उसमें भी वर्णित की गई, ठीक है। दूसरी शताब्दी में ही अनुवांशिक के मूल सिद्धांतों का अवगत है। उसके बाद क्या लिखेंगे, पतंजलि, राइट, पतंजलि। इसमें क्या लिखेंगे, पतंजलि में लिखना है, पतंजलि के योग सूत्र से शारीरिक बीमारियों के अलावा मानसिक और भावात्मक बीमारियों की पहचान की और योग एवं आयुर्वेद की सहायता से इसके उपचार की सुझाव दिया, ठीक है, ये लिख सकते हैं हेडिंग आप। उसके बाद निष्कर्ष डालेंगे आप, प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने वैज्ञानिकों के कार्यों को खराब या प्रलेखन और जो मध्ययुगीन काल के दौरान अनुसंधान और विकास कार्यों में सफलता के कारण इन भारतीय विद्वानों को क्या है योगदान को वह
स्थान नहीं मिला जिसके द्वारा ये हकदार थे, ठीक है, जिसके वो पाने के लिए हकदार थे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इससे क्या आपका आंसर यहाँ पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपके यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूरे हो गए। 16 क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, 16 में कराऊंगा बाद में ही, एक बार आप देख लेता हूँ थोड़ा सा, तो आप भी देख लीजिए, माइंड में रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1765 से 1833 तक ब्रिटिश राज के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों का विकास का पता लगाइए। इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है, लिख सकते हो तो लिखिए, बाकी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, राइट। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक मैंने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर आप जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप लिख के प्रैक्टिस करके मेरे को सेंड कर सकते हैं, चेक करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर देखते हैं, भेजते हैं आंसर, बाकी आपको ठीक लगता है तो भेजिए, बाकी कोई किसी को फोर्स नहीं है। आप अपना लिख के रख भी सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं, अच्छी बात है, लिख रहे हैं। देखो जरूरी नहीं कि आप लिख रहे हैं, आपको थोड़ा सा लिखेंगे कि मैं कैसा लिख रहा हूँ आंसर, बाकी तो मैं पूरा आपको समझा ही दे रहा हूँ कि मैं क्या क्या यहाँ पर आपको लिखना है। आपको पूरा तो आंसर नहीं लिखना है, मैं तो आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या आपको आंसर में डालना है, क्या लिखना है। अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मुझे नहीं दिखाओगे, तो आप यूपीएससी को डायरेक्ट कैसे जाकर दिखा सकते हो, या पीसीएस को कैसे दिखा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप आंसर मतलब किसी न किसी के माध्यम से गो थ्रू होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहीं से क्यों ना होकर गलती करके गुजरे आगे, आपको चीज़ समझ आएगा आगे क्या होगा। बाकी आपका जो सा ठीक लगता है वैसा कर लीजिए। तो अगला जो वीडियो है वो लास्ट रहेगा आपका थर्ड पार्ट का, सॉरी तीसरा पेपर का फोर्थ पार्ट रहेगा वो, ठीक है, वो फाइनल होगा, अगला फोर्थ पेपर लेके आएंगे फिर, ठीक है। तो एंड करते हैं वीडियो को, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।